Assalamualaikum. Welcome to a new lecture. Okay. Today's lecture is cytoplasm and organelles. Okay. लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था सेल के बारे में और जो ओके लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी सेल सिग्नलिंग के हवाले से एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म के हवाले से एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है और इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था. टुडे टॉपिक इज साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मैटर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. एक चीज़ है जिसको हमने क्लियर करना है, एक है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ये तीनों है सेमी लिक्विड्स या यूँ कह लें कि लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल है. इन सब को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिवाइड करते हैं. लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म है होल पूरे सेल के लिविंग मटेरियल को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. उसमें जो टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म आउट ऑफ द न्यूक्लियस टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, तो हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे. न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसमें तमाम ऑर्गेनेलीज और वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं. ठीक हो गया. ये यहाँ पे बहुत सिंपली इसको डिवाइड किया हुआ है. न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए. ओके, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. कॉमन इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स में ये कॉमन होता है. इट इज़ 90% वाटर इन सोल्यूशन कंटेन्स ऑल फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ. 90% तकरीबन इसमें क्या है? वाटर है. और बाकी जो 10% है उसमें तमाम फंडामेंटल एलिमेंट्स मौजूद है जो एक सेल के अंदर तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर सके. जैसे इसमें साल्ट है, शुगर है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वाइटामिन्स है एंड डिजोल्व गैसेस. ये सारी चीज़ें क्या है? इसी साइटोप्लाज्म का हिस्सा है. ओके, अब साइटोप्लाज्म को हम क्या करते हैं? टू पार्ट्स में इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. वन इज साइटोसोल, दूसरा साइटोजेल. साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज नोन एज अ मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और इट इज सराउंड द सेल ऑर्गेनेलीज इन द यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके गिर जो मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे? साइटोसोल कहते हैं. ज़्यादातर इसमें वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म है. और साइटोप्लाज्म खुद क्या करता है? एक्ट एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म का जो है ना, एक यूँ समझ ले एज अ इंडस्ट्री, एक कारखाने के तौर पर काम करता है साइटोप्लाज्म, जहाँ पर तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं. एंड दूसरा एक स्टोर हाउस ऑफ द सेल है. जिस तरह हम अपने डिफरेंट किस्म के स्टोर्स ले लें, मिसाल मेरी एक शॉप है, उसका एक स्टोर है, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ? अपने ज़रूरी शॉप के सामान को वहाँ पे डंपिंग करके रखता हूँ, स्टोर करके रखता हूँ, जगह मुहैया होती है. बस ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है. सेल का स्टोर हाउस है जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलीज डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए स्टे किए हुए. मेटाबॉलिक पाथवेज जनरली अकर इन द साइटोसोल विच इंक्लूड्स प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस. ये एक पूरा डिटेल टॉपिक है इनके बारे में. ये जो प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होती है, ग्लाइकोलिसिस, तो ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. मीन्स की बहुत अहम किरदार अदा करता है. उसके बाद क्या है? सेल ऑर्गेनेली से. साइटोजेल जो है ना, यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ. साइटोजेल जो है आमतौर पर इट्स थोड़ा सा हार्ड पार्ट है और ये न्यूक्लियस के बाहर साइड पे होता है. यूँ कह लें कि बाउंड्री के करीब करीब जो एरिया है वहाँ पर क्या होते हैं? साइटोजेल. फिर उसके बाद सेंट्रल एरियाज में साइटोसोल, उसके बाद न्यूक्लियस आता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट वन इज सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज देखें, अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड discrete structures which are specific for various cellular functions are called cell organelles. इनको क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है. जैसे इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन एक्सेप्ट सम लाइक राइबोसोम. ज़्यादातर जो ऑर्गेनेलीज है उनके गिर्द मेम्ब्रेन होता है, चंद एक को छोड़कर जो जैसे राइबोसोम है जिनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है. इसी तरह से फर्स्ट हम ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन. वर्ड इंडोप्लाज्मिक मीन्स विथ इन द साइटोप्लाज्म. यहाँ पे इंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसी तरह सिमिलर टर्म्स है. तो इंडो का मतलब होता है उसी के साथ, उसी के अंदर. सो इंडोप्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर. रेटिकुलम वहाँ पर उन्होंने इसका नाम दे दिया. ओके, इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ मेम्ब्रेनस टेब्यूल्स एंड सेक्स. खाली थैलियाँ हैं और मेम्ब्रेनस टेब्यूल्स होती हैं. इनका पूरा एक नेटवर्क होता है जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है. लेटिन में सिस्टर्ना
एक हो तो सिस्टर्ना कहेंगे, एक से ज़्यादा हो तो सिस्टर्नी। सिस्टर्ना का मतलब होता है रिजर्वायर ऑफ लिक्विड, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं, और ये हम डिस्कस करेंगे आगे डिफरेंट किस्म के वैक्यूल्स बनना और टूटना ये किस तरह से होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये सेपरेट्स द इंटरनल कंपार्टमेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमिन कहा जाता है। यानी ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कहीं पे अगर है तो मैं कुछ करता हूँ, शो कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बाद एक्सटर्नल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी का एक कंटिन्यूअस पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये डिफरेंट पोर्स के साथ अटैच है, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जो है ना वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो रफ है, उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। अब देखिए इनके बीच में स्पेसिस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूमिन जिसे कहा जाता है, इनके बीच में जो स्पेस नज़र आता है हमें मेम्ब्रेन के, इनको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ल्यूमिन जिसको कहा जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन की जो स्टेक्स हैं, ये बड़ी बड़ी सी जो है ना वो खाली थैलियाँ हैं, इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर नी। चूँकि दो से ज़्यादा है, एक हो तो सिस्टर ना कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखें वेजिकल्स इसमें से बनते हैं, मीन्स कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड मटेरियल्स को पैकेजिंग करने की सलाहियत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो है ना वो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर मौजूद है, ये चीज़। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स ल्यूमिन की बात हो गई। सब इसमें दो टाइप्स हैं इसकी, बहुत सिंपल है। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे डिफर इन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सम सेल्स हैव लार्ज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक स्केलेटल मसल्स कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये बहुत सिंपल है कि कहते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर में क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। सम सेल्स हैव लार्ज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको उसी जो है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब ये मसल सेल के अंदर होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया। और उसके बाद मजीद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस विद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट देयरफॉर इट इज स्मूथ। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ से मुराद यही है खुरदुरा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, यानी जिसकी सरफेस जो है ना वो मुलायम ना हो। स्मूथ कहते हैं बिल्कुल मुलायम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच थे तो हमें एक रफ अपीयरेंस नज़र आता है। इसका मतलब ये नहीं है किसी ने छुआ हो उसको और उसको जो है ना वो थोड़ा खुरदरा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। जस्ट उसकी अपीयरेंस ऐसी थी कि हम उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक भी अपीयरेंस की वजह से है, बाकी फिजिकली किसी ने इसको टच नहीं किया, चूँकि ये आंखों से नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू इट, इसलिए ये स्मूथ होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस वजह से वो रफ होता है, रफ अपीयरेंस देता है। फंक्शन इन डाइवर्स मेटाबॉलिक प्रोसेस, डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हेल्प करता है, स्पेशली लंग्स के लिवर सेल के अंदर जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होती है। Enzymes of smooth endoplasmic reticulum are important to synthesis of lipids including oil, cholesterol, phospholipids and steroids। अब देखें ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के इंजाइम्स हैं ये बहुत अहम है। किस चीज़ के लिए, लिपिड की सिंथेसिस के लिए, जिसमें जैसे ऑयल्स डिफरेंट किस्म के हमारे बॉडी नीड्स के लिए चाहिए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड के अंदर हो या मेम्ब्रेन की केमिस्ट्री को जो है ना वो मेंटेन रखना हो। फास्फोलिपिड्स हैं, खुद पूरा जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस किया फास्फोलिपिड्स के बारे में। बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें मज़ीद डिस्कस करते हैं, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इनको स्टडी करते हैं। एंड स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड्स के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें स्टेरॉइड्स की एग्जांपल में सेक्स हार्मोन ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंड एड्रिनल हार्मोन्स आते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो आपके गुर्दों के ऊपर होती हैं, गदूद, ये एड्रिनल ग्लैंड्स कहलाती हैं। और इनसे जो हमारे पास जो है ना वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो स्टेरॉइड इन नेचर है। इसी तरह से सेक्स हार्मोन है, ह्यूमंस के अंदर देखिए मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल है तो भी उसमें जो है ना हमें क्या कहते हैं ऑक्सीटोसिन वगैरह और इस तरह के हार्मोन्स हमें नज़र आते हैं। तो ये स्टेरॉइड नेचर के होते हैं और इनकी प्रोडक्शन के लिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम का होना ज़रूरी है। अगर ये एंजाइम मिसिंग हो या प्रॉपरली वर्क ना कर सके तो ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनते। जब ये नहीं बनेंगे एक नॉर्मल बॉडी बिहेव उस तरह से नहीं कर पाएगा और इस तरह से लाइफ जो है ना वो लाइफ की कंटिन्यूटी जो है ना मुश्किल हो जाएगी। बस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये बहुत सारे फंक्शंस है, बट यहाँ पे डिटेल ज़्यादा नहीं है इसलिए हम मज़ीद इसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे।
अदर एंजाइम हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई ड्रग्स इन पॉइजन स्पेशली इन लिवर सेल। अभी मैंने डिस्कस किया जो मिसाल ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्या पीते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, या इवन जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स के हैं, ये जब बहुत ज़्यादा पीते हैं तो इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी है। और इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं वो पर्सन, उसका क्या होता है कि लीवर उसका ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी उसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम मिसिंग होना शुरू करते हैं, तो लीवर सेल मज़ीद उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता उन केमिकल्स को। तो वो क्या करते हैं, लीवर के सेल को डैमेज करते हैं। लिवर सेल के डैमेज से क्या असर पड़ता है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक किस्म का जूस बनता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस नहीं बनेगा, डाइजेशन का प्रोसेस इफेक्ट कर जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जब ख़राब हो जाए तो यूँ समझ ले वो एक इंजन की तरह है। अब इंजन ही ख़राब हो तो गाड़ी तो नहीं चलेगी बस। तो ये देखें, एक छोटी सी चीज़ के मिसिंग होने से पूरे जो है ना वो ऑर्गन सिस्टम का और फिर पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सिस्टम हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। अब आते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में। तो इट हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू साइड फेसिंग साइटोप्लाज्म। सिंपल है, राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है और हमें रफ जो है ना वो अपीयरेंस देता है। इट गिव्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है, जैसे secretory proteins depart from the rough endoplasmic reticulum wrapped in the membranes of vesicles that bud like bubbles from specialized region called transitional इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही सिंपल है कि सेक्रेटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक से निकलते हैं मेम्ब्रेन की फॉर्म, मेम्ब्रेन्स के साथ वेजिकल्स की फॉर्म में, फिर ये एक बबल की शेप स्ट्रक्चर लेते हैं, उसके बाद उस रीजन से निकल के टूट के निकलते हैं, वेजिकल बनती है। उस एरिया को हम ट्रांजिशनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कहते हैं। वेजिकल इन ट्रांजिट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। अब ये वेजिकल चूँकि राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को ऐसे ही सेल के अंदर रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सेल के अंदर प्रोटीएजेस भी होंगे, वहाँ पर जो है ना डिफरेंट किस्म के ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं या उनके अंदर कोई चेंजेस ला सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे जब वो कट ऑफ हो रहे होते हैं तो उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बनती है, बर्ड्स की फॉर्म में बबल्स बनते हैं, जिस तरह बुलबुले नहीं बनते। थोड़ी सी आप फूंक मारें, वो पहले बबल का स्ट्रक्चर ले लेता है हाफ, फिर उसके बाद पूरा बबल बन के वहाँ से रिलीज़ हो जाता है, थोड़ी देर के बाद वो फट जाता है। लेकिन ये नहीं फटेगा। ये क्या करता है, उस प्रोटीन को या जो भी स्पेसिफिक जो है ना वो प्रोटीन वहाँ पे बना है उस राइबोसोम के थ्रू, वो पैक हो जाता है एक वेजिकल की फॉर्म में। उस वेजिकल को क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहेंगे। ये फिर उस सेल से किसी दूसरे सेल में चला जाएगा, वहाँ पर जाकर फिर अपना प्रोटीन मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज़ करेगा, उसके नतीजे में उस सेल के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म होगा, और इस तरह से ये पूरे फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेम्ब्रेन फैक्ट्री फॉर द सेल। ये मेम्ब्रेन फैक्ट्री भी कहलाता है, चूँकि इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हम डिस्कस करेंगे कि इसके नतीजे में क्या होता है कि इंडोसाइटोसिस के नतीजे में सेल मेम्ब्रेन कट ऑफ होता है, ऐसा ही है। तो जो सेल मेम्ब्रेन कट हुआ था उसकी वजह से साइज़ छोटा हो जाएगा, तो उसको मेंटेन किस तरह किया जाता है, इसी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेजिकल्स पैक होती हैं वो एक्सपोर्ट कैसे होती हैं, जाके उस सेल के पास जाने के बाद वो मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी और अपने अंदर जो स्टोर किया हुआ है उस मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल में रिलीज़ कर देगा, और इस तरह से जो कट ऑफ पोर्शन था वो दोबारा री एस्टेब्लिश हो जाएगा या रीजनरेट हो जाएगा। सो दिस वन इज़ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम चूँकि इसी से जुड़ता हुआ एक टॉपिक है तो हम इसको भी इसमें डिस्कस करते हैं। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स आर पार्टिकल्स मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। दो हिस्से हैं, एक तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम्स बनते हैं। अच्छा, दीज ऑर्गेनेलीज कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का जो अमल है ये परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन डेंस ग्रेन्यूल्स के तौर पर ये हमें ऑब्जर्व किए थे। इट इज़ रफली सेफेरिकल, ग्रेन्यूलर और नॉन मेम्ब्रेनस बॉडीज हैं और फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स। 80S एंड प्रोकैरियोट्स में जो है ना 70S है। एस से मुराद ये सेडिमेंटेशन उनकी लेवल है कि जब उनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो है ना वो सेंट्रीफ्यूज किया गया
तो उस दौरान जो है ना इसको सेडबर्ग वैल्यू करके जो है ना एक साइंटिस्ट के नाम के साथ इसको मेंशन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालकर। और जब उसने सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स 80s यानी 80 स्पिन्स के बाद जो है ना वो प्रेसिपिटेट होते हुए मिले, और प्रोकैरियोट्स के 70 स्पिन्स के बाद। तो फिर उसके बाद ये सेडबर्ग वैल्यू, चूँकि ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है तो उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बस ये जो एस साइन दिया जाता है वो इन्हीं वैल्यूज़ की बेस पर दिया जाता है, सेडबर्ग वैल्यूज़ कहते हैं। तो 80s और 70s इस बेस में सिमिलर इन साइज़ होते हैं, इसलिए वो 70 पे जल्दी हो जाते हैं। दे आर मेड ऑफ ऑलमोस्ट इन इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, सो दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स इनको कह सकते हैं, चूँकि इक्वल अमाउंट ऑफ RNA और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स जो है ना वो न्यूक्लियोलस जो है ना वो उसमें बनते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म में इसको भेज दिया जाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स है, लार्जर वन जो है ना वो 60s है, स्मॉलर वन 40s है, कंबाइन होकर ये 80s बनाते हैं। ऐसा नहीं है अब इसको 60 + 40 100 कर दो। 60 और 40 का मतलब ये है कि इन दोनों जो राइबोसोम जिन दो यूनिट से मिलकर बना है उनको जब अलग अलग करके स्पिन करेंगे तो लार्जर पार्ट 60s पे प्रेसिपिटेट होता हुआ नजर आएगा और स्मॉलर पार्ट 40s पे। फिर इन दोनों को कंबाइन किया, फिर जो है ना कंबाइन करके स्पिन किया तो 80s पे आ गया। अब ये 100 क्यों नहीं आ रहा, ये चीज़ें इसमें सिंपल एडिशन नहीं होगी, बल्कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उनकी मास, वेट और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अटैचमेंट इज कंट्रोल बाय मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, यानी अब जो लार्जर यूनिट है और स्मॉलर यूनिट आपस में जुड़े हुए कि अब मज़ीद अगर हम इसमें डीप चले जाते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है कि राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स हमेशा अलग रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा जुड़े हुए होते, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे जुड़ते हैं जब इन्होंने एक प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, अदरवाइज अलग रहते हैं। तो कहते हैं कि जब ये जुड़ जाते हैं तो उस अटैचमेंट को कौन कंट्रोल करता है, मैग्नीशियम प्लस आयन की कंसंट्रेशन कंट्रोल करता है। आर फॉर्मिंग सॉल्ट बॉन्ड्स बिटवीन फास्फेट ग्रुप ऑफ RNA एंड अमाइनो एसिड ऑन आर बाय बोथ, दोनों के ज़रिए से इनकी RNA का जो फास्फेट ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनती है, और उसकी बेस पर क्या किया जाता है, इसकी अटैचमेंट को, लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स की अटैचमेंट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। बोथ सब यूनिट्स यूजुअली कंबाइंड ड्यूरिंग देयर फंक्शन, ये यहाँ पे उन्होंने कहा कि यूजुअली जो है ना वो फंक्शन के टाइम पे ही कनेक्ट होती है। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, चूँकि ये प्रोटीन बनाते हैं इसलिए इन राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी इनको कहते हैं। अच्छा, पॉलीसोम एक टर्म है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। क्या होते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम? मोर देन वन राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल मैसेंजर RNA, एक मैसेंजर RNA के साथ एक से ज़्यादा राइबोसोम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। ये यूनिट्स हैं। अब डायग्राम ये है कि यूकैरियोटिक 80s है, इसमें देखें ये ऊपर वाला पोर्शन 60s है, स्मॉलर यूनिट 40s है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये 80s बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे 60s जो है ना ये क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स का दिखाया हुआ है, ये यूकैरियोट्स का है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो 80s बनता है। और ये पॉलीसोम है, इस तरह से देखें ये एक RNA है मैसेंजर, और इसके साथ बहुत सारे जो है ना वो प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं, उसके नतीजे में डिफरेंट किस्म के यहाँ पे प्रोटीन्स, सॉरी एक प्रोटीन चूँकि बन रहा है RNA के साथ, डिफरेंट राइबोसोम जुड़े हुए और प्रोटीन बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, पॉलीसोम कहते हैं। ओके, यहाँ तक था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट गोल्गी एप्परेटस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।